सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में पिछले 25 सालों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन्वेस्टमेंट करना किसी चैलेंज से कम नहीं रहा है। पाकिस्तान में सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो अरब डॉलर सालाना रही हैं, और ऐसे में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की ग्रोथ में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। उनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो एक कंपनी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट है, जो कि पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए पैदा होने वाले चैलेंजेस से भरपूर हालात के बावजूद पाकिस्तान में अब तक 4 अरब डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब हुई है, जो इस ग्रुप का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के माहौल को बेहतर बनाने में एक बहुत ही कलीदी किरदार है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने शहरियार चिश्ती की लीडरशिप में बिजनेस में हर दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी और जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट के फैसले किए हैं। जहां मुल्क में तवानाई की जरूरत थी, वहां एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया और मुल्क की जरूरत के मुताबिक न सिर्फ मईशत को फायदा पहुंचाया गया बल्कि बिजली की जरूरत को पूरा करने में अपना हिस्सा डाला। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक शोबों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर तवज्जो देती है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स का बुनियादी नजरिया यह है कि पाकिस्तान के अहम असासे गैर मुल्की कंपनीज के हाथ में जाने के बजाय मकामी कंट्रोल में ही रहें, ताकि रोजगार के साथ ज़र मुबादला और सनती सलाहियत मुल्क के अंदर बरकरार रहे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस मॉडल रिवायती प्राइवेट इक्विटी से मुख्तलिफ है। ये शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय मुस्तकिल इन्वेस्टमेंट को तरजीह देती है। कंपनी ऐसे असासे खरीदती है जो या तो अंडर वैल्यू समझे जा रहे हों या फिर जिनसे गैर मुल्की सरमाएकार निकलना चाहते हों। इसके बाद एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स इन इदारों को ऑपरेशनल कारकर्दगी बेहतर बनाती है, मैनेजमेंट को मजबूत करता है और इन्हें मुल्क की मईशत के साथ जोड़ता है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिशों का एक और हिस्सा एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की डेवोस 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत एक अहम कदम है, जिसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने पाथफाइंडर पवेलियन में इस बात पर जोर दिया है कि उनका ग्रुप एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पिछली एक दहाई में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के साथ इस नतीजे पर खड़ा है कि पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। पाकिस्तान के हर सूबे और हर सेक्टर में इस वक्त हुकूमती रिफॉर्म से इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े पोटेंशियल्स मौजूद हैं। समीर चिश्ती ये भी कहते हैं कि हुकूमती इस्लाहात और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से वो खुद भी पूरा एतमाद हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब मजीद $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तानी इकोनॉमी तेज तरीन बुलिश मोमेंटम में देख रही है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने पाकिस्तान के अहम तरीन शोबों में सरमाकारी से नया रोजगार पैदा किया है और इन शोबों की बेहतरी के लिए नई टेक्नोलॉजी और करंट ट्रेंड्स को देखते हुए कई डेवलपमेंट्स भी की हैं। इन इनकलाबी इक़दामात से ये शोबे अक्सर तब्दील होकर रह गए हैं। इसकी एक मिसाल ट्रांसपोर्ट के शोबे में डेवू पाकिस्तान एक्सप्रेस बस सर्विस है। ये एशिया पाक की एक नुमाया कामयाबी है। इस कंपनी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंटर सिटी ट्रैवल सर्विसेज बेहतर हुई हैं और हज़ारों नए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। फिर तवानाई के शोबे में लिबर्टी पावर और थरकोल जैसे मनसूबे एशिया पाक की सोच की अक्कासी करते हैं कि सस्ती और मकामी तवानाई पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है। थरकोल मनसूबा खासतौर पर इसलिए अहम है कि ये इंपोर्टेड फ्यूल पर रिलाई कम करता है। इसी तरह 2025 में लोटे केमिकल्स पाकिस्तान में मेजर शेयर्स की खरीदारी से एशिया पाक ने पेट्रोकेमिकल्स जैसे इंडस्ट्रियल शोबे में कदम रखा, जो इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही अहम समझा जाता है। शहरियार चिश्ती की क़यादत में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने साबित किया है कि अगर दुरुस्त हिकमत अमली के साथ आलमी तजुर्बा और मकामी ज़रूरियात की समझ को कंबाइन कर लिया जाए तो पाकिस्तान में बड़े और कॉम्प्लेक्स एसेट्स भी कामयाबी से चलाए जा सकते हैं। ओवरऑल एशिया पाक ग्रुप को एक ऐसे सरमाकार के तौर पर देखा जा सकता है जो फौरी मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म कौमी फ़ायदे को तरजीह देता है, जो नई आने वाली नस्ल के लिए पायदार तरक्की और माशी खुददारी का भी एक काबिल अमल मॉडल है। अब यह कंपनी माजी की जो कामयाबी उसको मुस्तकबिल में लेकर कैसे चल सकती है और जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, इस ऐलान के साथ पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कितना बेहतर होगा। डिवोर्स में जो ज़बरदस्त सोच एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पूरी पाकिस्तान के और दुनिया के सामने रखी गई है, वो किस तरह से काबिल अमल हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद परवेज चट्टा साहब, साबिक CEO हैं लेस्को के। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पिछले
25 साल पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एतबार से बहुत ही मुश्किल रहे हैं और इसमें हमने देखा कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया और पिछले सिर्फ 8 से 10 या 11 सालों में $4 अरब की इन्वेस्टमेंट ये कंपनी इस वक्त मुल्क में लेके आई और मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वो सेक्टर्स जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, फॉरेन इन्वेस्टर आने से डरते थे, वहाँ पर ना सिर्फ लोकल बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल किया। कितनी अहमियत का हामिल किरदार है ये पाकिस्तान के इकॉनमी के क्लाइमेट में और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में? जी अरबाब साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट एक सक्सेस स्टोरी है और इसका मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है जो मुझे पसंद है। अब मुझे भी ऑलमोस्ट मोर देन 5 years हो गए हैं आई एम एंगेज विद दिस ग्रुप। तो इनका ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, ये हुब्बुल वतनी का एक बिल्कुल जज्बा है और खुद यहाँ लोकल इन्वेस्टमेंट करनी है और बाहर से भी लेके आनी है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी तक बहुत से प्रोजेक्ट्स में बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आई है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कार्गो में इन्होंने शुरू किया डाइवो एक्सप्रेस, डाइवो कार्गो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चेक करें इस वक्त डाइवो कार्गो और डाइवो एक्सप्रेस सर्विसेज ऑन द टॉप इन द कंट्री। इसके बाद कराची में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन ट्रेन, लाहौर में लोकल बस, इंट्रासिटी, इंटरसिटी बेहतरीन सर्विस थी और इसको पाकिस्तान लेवल पे डाइवो ग्रुप को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद डाइवो का एक ये भी एशिया पाक का मैनिफेस्टो है कि 6 यूनिट्स को रिफॉर्म करके दोबारा ट्रैक पे लेके आना। और एनर्जी सेक्टर में भी एशिया पाक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारा एक IPP है लिबर्टी डेयरी, जो कि वन ऑफ पावर हाउस तो और भी बहुत से हैं। आजकल जो डिस्कशन चल रही है आपके सामने है कि बिजली महंगी बहुत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एशिया पाक का पावर प्लांट है, इट इज़ वन ऑफ दी टॉप चीपेस्ट पावर प्लांट्स इन पावर सेक्टर पाकिस्तान। ये हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। नेक्स्ट आपने देखा होगा जब 24 एंड पे गवर्नमेंट ने IPP ओनरशिप को कॉन्टेक्ट किया कि भी बहुत ज़्यादा बिजली महंगी हो रही है, तो इन अमेंडमेंट्स करते हैं IPP अपना जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है इनको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। तो एशिया पाक मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वॉलंटियर ऑफर दी गवर्नमेंट को कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके एज ए नेशनल काज इन TORs को चेंज करने को तैयार है। और आई वाज पार्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन एंड अमेंडमेंट्स। और हमने सबसे पहले जाके गवर्नमेंट को खुद ऑफर करके अपने कैपेसिटी चार्जेस को कट किया और डिफरेंट OM चार्जेस को कट किया और एज पर गवर्नमेंट प्लान एंड विश हमने रिलीफ दिया लोगों को, अवाम को। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक जो आपके पास एक है कि अनफॉर्चुनेटली जिस पर्पस और जिस स्मिथ के साथ उसको प्राइवेटाइज किया गया था, एज ऑन टुडे हम वो गोल अचीव नहीं कर सके। तो एशिया पाक को ये प्रिविलेज है कि वो बाहर से हैवी इन्वेस्टमेंट के इलेक्ट्रिक में लेके आए, जो कि आपके नोटिस में इन्वेस्टमेंट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ड्यू टू डिफरेंट रीजन, वो लहदा टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो स्टॉक अप है। तो मेरी हुकूमत से भी ये गुजारिश होगी कि इस तरह के ग्रुप जो लोकली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अबव ऑल इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वो प्रोफेशनली टेक्निकली कॉम्पिटेंट हैं कि इन यूनिट्स को चला सकें। सिर्फ पैसा लगा के एज ए सेठ कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन खरीद लेना और बाद में उसको रिफॉर्म ना कर सकना, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो ये एशिया पाक को एक सबसे बड़ा जो क्रेडिट है इन एडिशन टू इन्वेस्टमेंट वो ये है कि it is professionally the most competent and perfect group to run energy projects and other technical projects। फिर हमने हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स लिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 3 साल से 6 यूनिट पड़ा था, बंद पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रन कर लिया है और इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और लास्ट वीक ऑफ जनवरी हम फॉर्मल उसकी इनागोरेशन को डिक्लेयर कर रहे हैं बाय इनवाइटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट फील्ड, जहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर्स बनते हैं जो ग्रिड स्टेशंस पे लगते हैं 132 के लेवल के। सही। इसके अलावा रिसेंटली एक कोरियन ग्रुप ने डिसाइड किया ड्यू टू देयर ओन रीजंस बेस्ट नोन टू देम
उन्होंने लोटे केमिकल जो पोर्ट कासम कराची पे है उसको वहाँ से क्विट करना शुरू किया। तो एशिया पाक ने एज ए मेजर पार्टनर उसके शेयर खरीदे और लास्ट मंथ उसको टेक ओवर करके उसको भी हम पूरा प्लान बना रहे हैं। हमारी आपस में डिस्कशन चल रही हैं कि इसको हमने लोकल भी इसकी कंजप्शन करनी है और अपनी जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट भी करना है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट भी एक टॉपिक है। हम कह रहे हैं कि हमने इतनी करनी है, तो इसमें भी एशिया पाक का एक बहुत बड़ा रोल होगा इंशाल्लाह। सही। और मुझे साहब जो इस वक्त ज़ाहिर है एशिया पाक का इसकी लीडरशिप का शहरियार चिश्ती साहब का, समीर चिश्ती साहब का जो विज़न है वो नज़र आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर जाना है, इन सेक्टर्स में जिनका भी आपने जिक्र किया, इनमें इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना है। नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी अब कंसिड्रेशन माजी के मुकाबले में खासी बेहतर हो रही है। हम देख रहे हैं डिवोर्स में एक बड़े इंपॉर्टेंट सेशन में जो इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान के नाम से हो रहा है उसमें समीर चिश्ती साहब वहाँ पर बताया उन्होंने कि कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हमने देखा अभी जब सिंध विजन पेश हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ ही शहरियार चिश्ती साहब भी वहाँ उनकी खुसूसी दावत पर शिरकत करने पहुंचे थे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स के जरिए भी एशिया पाक ने एक अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने में। बिल्कुल, सिंध में तो खासकर कराची सिटी में जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट में एशिया पाक की बहुत कंट्रीब्यूशन है, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस में, फिर एनर्जी पावर हाउस भी हमारा सिंध में है। इस तरह अब हम पंजाब गवर्नमेंट में जो साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें भी एशिया पाक डेवो की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है। मोर देन 33 तहसील्स डिफरेंट ऑफ पंजाब। तो हम हर फील्ड में इस वक्त इन्वेस्टमेंट ला भी रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। सही। और ये जो सस्ती बिजली के लिए बड़ी कोशिशें रही हैं, चूंकि ज़ाहिर पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान की ग्रोथ में जो एक सबसे बड़ा इस वक्त मसला है एक्सपोर्ट्स की कमी में, वो पाकिस्तान की महंगी बिजली का है। उसमें बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट रही बिजली को सस्ता पैदा करने का, थर कोल को बेहतरीन इस्तेमाल करने का तरीका और फार्मूला एशिया पाक के पास मौजूद है और वो उसको पूरे मुल्क में भी फैला सकते हैं अगर उनको मौका मिले कि इलेक्ट्रिक चलाने का अगर बेहतर मौका फराम किया जाए, जो कि वो इंटरनल इशूज़ हैं उसके, वो एक अलहदा टॉपिक है ज़ाहिर है। तो ये पाकिस्तान में बिजली के निज़ाम का भी और उसकी कॉस्ट में कमी का भी एक रिवाइवल हो सकता है एशिया पाक के थ्रू। जी बिल्कुल, जो थर कोल है देखें, ये अनफॉर्चुनेटली मैंने एक दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वी वेंट फॉर इट टू लेट। बहरहाल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो इस वक्त जो चाइनीज़ मैनेजमेंट है वहाँ की और एशिया पाक मिलके इन्होंने ये प्रूव किया कि ये कोयला जिसके बारे में इंटेंशनली मुख्तलिफ किस्म की स्पीचेज और सेमिनार कराए गए कि ये इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, वो मोर देन 2000 मेगावाट, अबाउट 2600 मेगावाट जनरेशन दे रहा है। और अगर हमारा जो आपस में एक हमारा प्लान है वो ये है कि जब हम टेक ओवर करते हैं कि इलेक्ट्रिक को, तो हम सबसे बड़ा मसला मैंने आपको एक दिन एक पहले प्रोग्राम में बताया था कि इलेक्ट्रिक ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एनर्जी मिक्स को बैलेंस नहीं किया। ये अपने कन्वेंशनल इंपोर्टेड फ्यूल जनरेशन पे काम करते रहे और जो दावे किए थे कि हम बिजली सस्ती करके अवाम को देंगे वो नहीं कर सके। तो एशिया पाक को अगर मौका मिला तो ये के इलेक्ट्रिक जो अथार का कोल है इसको यूज़ करके इस बिजली को मिक्स करके प्लस विंड और सोलर को करके हम इंशाल्लाह कराची की बिजली को बहुत नीचे रेट्स को लेके आएंगे। सही। और मुझे सब चूँकि ज़ाहिर है मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, इसमें जो ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट है और जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में कितने इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि पिछले 20 से 25 सालों में पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और यही वो साल हैं जब पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है। तो अब इन फ्यूचर एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स का आप रोल कैसा देख रहे हैं? हम इसमें इंशाल्लाह मज़ीद रोल होगा, बाहर से जेवी करके इन्वेस्टर लेके आएंगे। जैसे अभी पावर सेक्टर के बहुत से यूनिट प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, बहुत से और पावर प्लांट भी जो सिक हैं इस वक्त बंद पड़े, हम वो लोकल कोल पे उनको शिफ्ट करके इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एशिया पाक बिल्कुल मेंटली रेडी है, उसकी होमवर्क मुकम्मल है। वी आर वेटिंग फॉर द बिड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद परवेज़ साबिक CEO लेस्को हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे।
बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान की मईशत को एक्सटर्नल अकाउंट के महाज पर खासे वाज़े दबाव का सामना रहा, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 3.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसकी बुनियादी वजह एक्सपोर्ट्स में नुमाया कमी और इंपोर्ट्स में तेज़ी से इजाफा था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक्सपोर्ट्स 2.3 अरब डॉलर रहीं, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 22% कम थी, जबकि इंपोर्ट्स बढ़कर 6.1 अरब डॉलर हो गई हैं। यानी एक ही महीने में तकरीबन 15% का बड़ा इजाफा हुआ है। ये ट्रेंड सिर्फ एक महीने तक ही महदूद नहीं, बल्कि माली साल 2026 के पहले 6 माह में ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट 19.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 35% ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि मुल्क मुसलसल ज़्यादा चीज़ें बाहर से ख़रीद रहा है और कम चीज़ें बाहर बेच पा रहा है। दूसरी जानिब करंट अकाउंट भी दिसंबर में खसारे में चला गया। नवंबर में मामूली सरप्लस के बाद दिसंबर में 244 मिलियन डॉलर का खसारा रिकॉर्ड हुआ। अगरचे सर्विसेज और गुड्स एक्सपोर्ट्स बढ़कर 3.69 अरब डॉलर हुई और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस 3.59 अरब डॉलर तक पहुंच गई, लेकिन इंपोर्ट्स 7 अरब डॉलर से भी ऊपर चली गई हैं, जिसने तमाम पॉजिटिव मोमेंटम को ख़त्म कर दिया है। यूँ माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट डेफिसिट 1.17 अरब डॉलर हो गया है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में यह सरप्लस रहा था। एक्सपोर्ट्स में कमी की सबसे बड़ी वजह टेक्सटाइल सेक्टर रहा है, जो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 60% है। आलमी तलब में कमी के अलावा बिजली और गैस के हाई टैरिफ और महंगा कर्जा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बुरी तरह मुतासर करते रहे हैं। ज़राई एक्सपोर्ट्स खासतौर पर चावल भी आलमी कीमतें गिरने की वजह से कम हुई हैं और इस दौरान कोई ऐसा शोबा नहीं आया जो इस कमी को मौसर तौर पर कवर कर सके। इंपोर्ट्स में इजाफे की बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट में कमी भी थी। सस्ते कर्जे ने कारोबार और कंज्यूमर्स दोनों को ज़्यादा बाइंग की कैपेसिटी प्रोवाइड की, जिससे तेल, पाम ऑयल, मशीनरी, गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट्स में खासा इजाफा हुआ है। इसके अलावा इंपोर्ट पाबंदियों में नरमी और साल के आखिरी महीनों की डिमांड ने भी इंपोर्ट्स को ऊपर किया है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में पॉजिटिव बात यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 16.19 अरब डॉलर तक पहुँच गए, जो सालाना बुनियाद पर 36% इजाफा है। ये ज़खायर वक्ती तौर पर सिक्योरिटी तो फराम करते हैं, मगर अगर एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें तो लॉन्ग टर्म में दबाव बरकरार रहेगा। ओवरऑल इकॉनमी की तस्वीर ये बताती है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक्सपोर्ट्स में वैरायटी लाने के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी और इंपोर्ट्स पर इन्हिसार को कम करने की ज़रूरत है। अब ये ट्रेड कैसे फौरी तौर पर कम हो सकता है, इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो ट्रेड डेफिसिट का बहुत तेज़ी से बढ़ना है, आपके नज़दीक ये कितना अलार्मिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो ट्रेड गैप है बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स, जब भी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजरती है, जैसे कि अभी गुजरी और आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई, तो आपने पॉलिसी रेट जो है वो गिरा दिया। यानी कि दैट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन IMF एंगेजमेंट। और बाकी भी मैक्रो स्टेबिलिटी के आप फैक्टर्स देख सकते हैं, जिसमें आपका जो अंदरूनी खसारा है वो विद अ हाई डोज ऑफ टैक्सेशन संभल गया है। आपके एनर्जी कॉस्ट्स थोड़ी सी राइज की हैं, पर आपकी जो एनर्जी का खसारा है वो 400 अरब के करीब आ गया है। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन की। उसमें जब भी पाकिस्तान थोड़ा सा सीमेंट, थोड़ा सा गाड़ियां ये बेचना शुरू करता है, तो आपका जो इंपोर्ट है उस पर प्रेशर आता है। पाकिस्तान इज स्टिल गोइंग थ्रू दैट साइकिल। ये एक इंपोर्ट लेड, इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। ये एक लो सेविंग्स 14% ऑफ GDP की इकोनॉमी है। ये एक इन्वेस्टमेंट टू GDP जो 13%, जो कि डेकेड्स लो पे आ गया है, उसकी इकोनॉमी है। और एक हाई कंजम्पशन, यानी कि 94% कंजम्पशन लेवल्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी इकोनॉमी है। ये है वो ग्रोथ फ्रेमवर्क जो कि तब्दील नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो पैदावारी सलाहियत है, यानी कि जो पाकिस्तान की, अगर एग्रीकल्चर की देखें, मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ, जो छोटा काश्तकार है वो आधा या 1/3 प्रोडक्टिविटी रखता है इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स व्हेन यू कंपेयर टू द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो बड़ा, ज्यादा मैकेनाइज्ड, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला, ज्यादा लेबर प्रोडक्टिविटी वाला
काश्तकार पाकिस्तान में है। सो इसकी वजह से एक इंपोर्ट की खिंच आती है। जैसे ही पॉलिसी रेट नीचे आता है, एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन आती है, एक पेंट अप डिमांड क्रिएट होती है, और ये हमने कई एरियाज में देखा और लार्ज स्केल पिकअप की, पर एक्सपोर्ट सेक्टर्स में नहीं की बल्कि लोकल में की, तो आपकी इंपोर्ट बढ़ी और आपका तिजारती खसारा पहले 6 माह का बहुत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है? मैक्रो स्टेबलाइजेशन 24 बार पाकिस्तान ने IMF एंगेजमेंट से हासिल की है। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। जब तक आप जाकर अंडरलाइंग पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की शरह को, पाकिस्तान के रेगुलेटरी निज़ाम को, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को, यानी कि जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान की ग्रोथ पर, उसको तब्दील नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता ग्रोथ को। एक डिस्कशन ये शुरू हो गई है कि IMF से निकल जाएं। मैं फिर बार बार समझाता हूं कि IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने का टाइम आया। मैंने इस पर एक बहुत लंबा पॉडकास्ट भी किया है, यही गुजारिश करने के लिए। आइडिया इज नॉट टू गेट आउट ऑफ द IMF, द आइडिया इज टू रीथिंक, रीफ्रेम, रीस्ट्रक्चर द IMF एंगेजमेंट, और उस पर बात की जा सकती है ताकि वो ग्रोथ के बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स को जहां रोक रहा है, और IMF से जाकर बात कीजिए कि ये इस वक्त नंबर्स पहले 6 माह के हमारे फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स बता रहे हैं। लोकल यानी कि जो हमारी सीमेंट या गाड़ियों की सेल बढ़ी है, लार्ज स्केल बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनमें ना वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और क्लोजर्स की भी बात हो रही है। सो अंडरनीथ द हुड थिंग्स आर नॉट लुकिंग एज कंफर्टेबल एज दे शुड। सो व्हाट आर दोज लीवर्स दैट वी नीड टू डू टू मूव out of this stabilization, or what some people like to call stagnation, into growth को numbers की हद तक ना देखें बल्कि उनको देखें आप कि कैसे structures underlying तब्दील होंगे। सो पाकिस्तान की जो exports किस चीज की, मैन्युफैक्चरिंग की, IT की, सर्विसेज की बढ़ना शुरू होंगी, और एग्रीकल्चर की, ताकि हम ये ट्रेड के गैप को मीट कर सकें। अभी तक चूंकि रेमिटेंसेस ज्यादा हैं तो करंट अकाउंट नेगेटिव तो चला गया है $1.1 बिलियन कंपेयर टू लास्ट ईयर, पर उस तरह नेगेटिव नहीं हुआ कि ये फाइनेंस ना किया जा सके। That's where the economy has come to. ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हुकूमत की इस वक्त ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए? कोई शॉर्ट टर्म प्लान बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो, इसको अगर खत्म करना है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आया है वो IMF के पास गया है। ये एक इतना बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान इसको ओवरकम कर नहीं पा रहा। सो हियर्स द फॉलोइंग एडवाइस, और मैं जुजियात में जाकर आपको ये एडवाइस दूंगा ताकि हम वाकई ही कोई अथॉरिटीज को पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में मदद कर सके। नंबर 1, यू रीनेगोशिएट, यू रीथिंक, यू रीफ्रेम द IMF एंगेजमेंट। उसका मेरा क्या मतलब है? उसका मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। नंबर 1, अगर आपने इस सिनेरियो को तब्दील करना है, बेहतर करना है, तो व्हाट यू नीड टू रियली डू इज गो टू देम और उनसे कहिए कि जो सुपर टैक्स है उसको कम करें। 10% सुपर टैक्स है इस पर। ओवरऑल हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट मैन्युफैक्चरिंग पे 54% चला जाता है। तो नई मैन्युफैक्चरिंग तो क्या, पुरानी भी आप नहीं देख सकते कि वो पनप रही हो। नंबर 2, पाकिस्तान का जो GST का 18% का रेट है ये ब्रॉड बेस्ड नहीं हो रहा। ये ब्रॉड बेस्ड इसलिए भी नहीं हो रहा कि रेट ज्यादा है, इनफॉर्मेलिटी बढ़ती चली जा रही है 18% से बचने के लिए। सो गो टू द फंड एंड टेल देम दिस, टॉक टू देम। नंबर 3, विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव और स्पेशली टर्नओवर टैक्स। एक मुल्क जिसमें मैं कह रहा हूं कि मैं नई कंपनीज लाना चाहता हूं, मैं अपनी नई फ्रेमवर्क्स लाना चाहता हूं ग्रोथ के, बियॉन्ड जो मेरे ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क्स हैं, $17 अरब टेक्सटाइल के बियॉन्ड जाना चाहता हूं। वहां पे मैं नई कंपनीज लाऊंगा कैसे, जब टर्नओवर टैक्स होगा। पाकिस्तान का जो PIT है, पर्सनल इनकम टैक्स, सैलरीड पे भी और नॉन सैलरीड पे भी, मुझे ये शक पड़ता है कि ये रिग्रेसिव इस तरह से है कि हमारे लोग छोड़कर, अगर 35-40% टैक्स हो, उसको छोड़कर 5 से 9% के लिए बाहर मूव कर रहे हैं। और फिर कुछ FTAs को देखिए जाकर, और फिर एक मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम है एनर्जी प्राइसेस पे। अब मैंने आपको कई चीजें सामने रखी हैं, और आखिर में मैं हमेशा कहता हूं कि कंफर्ट देने के लिए जो 9 से 13 अरब डॉलर के हर साल रोल ओवर कराते हैं चाइना, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, इनको जरा लॉन्ग जेस्टेशन में ले जाइए। और ये करने के लिए IMF को आपको
अगर ये सारा पैदावारी सलाहियत को ठीक करने के लिए, और ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत काम करना पड़ेगा, R&D करनी पड़ेगी, नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे, डीरेगुलेशन का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, अकाउंट खोलना आसान बनाना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें तो छोड़ दें। मैं बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ, ये जो बार बार आपको शनाख्ती कार्ड की अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, इससे निकलना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन एंड आर नॉट बीइंग डन प्रोबेबली एट द पेस दैट रिक्वायर्स टू बी डन। पर फंड के साथ जाके ये गुफ्तगू कीजिए सारी, और दूसरी गुफ्तगू उनको एक्सपेंडिचर साइड मैनेजमेंट बताइए, जिसमें बिजली में 400 अरब आपने रखा हुआ है कि सर्कुलर रेट जो बढ़ेगा हम उसको फिस्कलाइज करेंगे। यार ये कैसे हो सकता है? एक मुल्क जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स को टारगेट करें, हम कहीं जो नुकसानात होंगे हम उनको फिस्कलाइज कर देंगे। इसी तरह और सब्सिडीज हैं, ट्यूबवेल की हैं, टैरिफ डिफरेंशियल की हैं, फिर हमारे वो एक्सपेंडिचर्स जो उन जगह पे हो रहे हैं जो हमारा काम नहीं है फेडरल में, जो 17 सब्जेक्ट्स हैं, और कॉस्ट शेयरिंग ऑफ बेस्ट है, यहां से पैसे बचाकर टैक्सेस के निजाम को ठीक कर लिए, तो है फंड की हद तक। अब आप आ जाइए कि इससे बियॉन्ड आपको क्या करना है अगर आपने इन चीजों से निकलना है। पाकिस्तान की डीरेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस तरह ना चलाइए जिस तरह हम चलाने की कोशिश करते हैं कि ये उड़ा दें, थोड़ा सा ये उड़ा दें। आई थिंक दैट टाइम हैज गॉन। 43 डिवीजन, 400 ऑटोनोमस बॉडीज, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड ऑन दैट? जो डीरेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने कुछ चीजें सामने रखी, मैंने एक किताब लिखी थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, वो आज भी वेबसाइट पे है BOI की, 2016 में लिखी थी, तकरीबन 10 साल, एक दिहाई गुजर गई है। हमें इनको बहुत एग्रेसिवली चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वेस्टर को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करने देता कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर ठीक होने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट का इंसेंटिव स्ट्रक्चर उड़ा देंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा कि ये पैसे PSX में गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये पैसे मैन्युफैक्चरिंग में तब जाएंगे जब अनप्रोडक्टिव सेक्टर से हम निकालेंगे इस माइंडसेट को। ये काम करने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिक्स के फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। अब मैं एक मिसाल देता हूं और आप हैरान हो जाएंगे। आप पाकिस्तान में 70 लाख हमारे पास इस वक्त जो कमर्शियल और दूसरे एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रियल मिला के हैं, उनमें से हम कहते हैं 90% जो हैं, चले 60 लाख के करीब जो हैं वो SMEs हैं, इससे ज्यादा हैं। पाकिस्तान में फॉर्मल फाइनेंस 3 लाख के पास भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आप कैसे इनको अपग्रेड करेंगे? आप कैसे इनको मैकेनाइज करेंगे? आप कैसे उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बेहतर करेंगे? आप कैसे उनको ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनाएंगे? और जब मैं सेंट्रल बैंक की नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी पढ़ता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि MOIP उसको एक्सेप्ट ही कैसे कर सकती है। मतलब वो ये कहती है कि 2 लाख और बढ़ जाएंगे सन 2028 तक, यानी कि जो मेरा 70 लाख और ओवरऑल एक SMEs का स्ट्रक्चर है, उसमें से टोटल जो है 3 और 2 5 लाख हो जाएंगे जो फॉर्मल फाइनेंस ले रहे हैं। दीज आर सीरियस इश्यूज। पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी स्टेट में बिल्ड करनी पड़ेगी कि ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं ग्रोथ पे, जिनको रिमूव करना है। जब तक आप ये बात मानेंगे नहीं कि एनर्जी सेक्टर, फाइनेंस, ये बहुत टेक्निकल एरियाज हैं, इनको जब तक आप टीम्स ऑफ एनर्जी इकोनॉमिस्ट, मैक्रो इकोनॉमिस्ट लाकर सॉल्व नहीं करेंगे, तो आज से एक और साल जब गुजर जाएगा और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर आएगा, तो फंड के प्रोग्राम से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब 2028 में फंड का प्रोग्राम मालियाती साल में खत्म होने को आ रहा होगा, 29 अरब डॉलर की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड होगी पाकिस्तान की। That will make it very difficult to get out of a fund engagement. But बहुत अच्छा इस वक्त टेल विंड्स हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी है, दुनिया के साथ अच्छा हम जिसे कहते हैं एंगेज कर रहे हैं, टैरिफ्स अच्छे हैं, लोग आना चाहते हैं। बट FDI अगर गिरती हुई दिखाई दे रही है मुझे, तो मुझे बताइए ना, हाथ पकड़ के FDI ला नहीं सकते। एम्बियंस क्रिएट करके नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स नहीं, या बाहर से आकर लोग हमें ही चीजें ना बेच रहे हो हमारी एक 25 करोड़ की आबादी को, बल्कि दे आर सेटिंग अप प्लांट्स और डूइंग कॉर्पोरेट फार्मिंग टू टेक थिंग्स आउट। कंप्लायंस, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, ये है फ्रेमवर्क जो ठीक होने वाला है। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या करना है, ये हायर साइड पर रहते हुए एक्सपोर्ट एक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि असल मसला तो यही ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ये ट्रेड डेफिसिट कम होगा, तो ये ये जबरदस्त सवाल है आपका। सो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों हाई है? सबसे पहले मैंने गुजारिश की है कि जो मल्टी लेयर टैक्सेस हैं
इन द इमीडिएट उसका क्या किया जा सकता है। वो आपको उड़ाने चाहिए एनर्जी सेक्टर पे और फंड को कन्विंस करना चाहिए। नंबर 2, लॉन्ग टर्म में जो एनर्जी कॉस्ट है उसको ठीक करने का एक तरीका ये है कि आप सारे डिस्कोस का जो टैरिफ एक रखा हुआ है इसको खत्म कर दें मुल्क में, ताकि डिस्कोस को compete करने दें एक दूसरे से। ये चाइना की मिसाल देते हैं ना, वहां पे एसओईस थी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। इंडिया में भी स्टेट्स में टैरिफ डिफरेंट है, अमेरिका में भी है। आप इनको कहें कि compete करें, अगर इनके रेट्स इसलिए ज्यादा हैं कि इनएफिशिएंसीज हैं, ये लाइन लॉसेस ज्यादा कैरी करते हैं, ये रिकवरीज कम कैरी करते हैं, तो आप ये बात सरेआम कीजिए कि क्यों डिस्को एक्स या डिस्को वाई में फर्क आ रहा है। सो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, लॉजिस्टिक्स में अगर 10 से 33% इस वक्त जाया हो रहा है हमारा वेजिटेबल्स, हमारा फ्रूट जो फार्म से चलता है और अरबाब के घर पे आता है, तो इसको ठीक करने का क्या फ्रेमवर्क है? मैं बड़ी टारगेटेड बातें कर रहा हूं, हमारे पोर्ट्स को एफिशिएंट बनाने का क्या फ्रेमवर्क है? ये वो चीजें हैं। और जिस तरह अगर आप पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे मुल्क की, जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, तो इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म टेम हो जाएगी 5% के करीब। सो जो 10.5% का भी पॉलिसी रेट है, जो एक और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो आपको नीचे आते हुए दिखाई देगी। बट ये फर्मली जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी, हम पॉलिसी रेट को नीचे नहीं ला सकते। आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इस वक्त 104 के करीब है। दैट वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ एन ओवर वैल्यूड करेंसी एट 280 रुपीज अ डॉलर इज द फॉलोइंग, कि रुपया जो है वो थोड़ा ओवर वैल्यू हो गया है, तो इसको सेंट्रल बैंक को जरूर सोचना चाहिए। ये चंद वो गुजारिशात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, 80% बायर है आपकी स्टेट इस वक्त फंड्स की, कहां से? फ्रॉम द बैंक्स। सो बैंक्स को क्या इंसेंटिव है कि अरबाब की जूते बनाने की फैक्ट्री या चिप बनाने की फैक्ट्री या हैट दुनिया में बनाने की फैक्ट्री या वैल्यू एडेड टेक्सटाइल बनाने की फैक्ट्री को जाकर पैसे दे। सो उसमें से निकलने के लिए स्टेट को अपने जो फिस्कल है थ्रू दी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट उसको कम करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो अगले 3 साल में बड़ी क्लियरली की जा सकती हैं। पाकिस्तान इज रियली राइप फॉर अ डीप स्ट्रक्चरल वर्क दैट हैज टू बी टेकन इन अ वेरी क्वालिटी मैनर एंड इन अ वेरी डीप मैनर। स्टेट हर वक्त कुछ कर रही होती है, बट इनर्शिया उसको उस तरह से ब्रेक अवे नहीं करने देता। इनर्शिया होता है ना कि आप इर्द गिर्द एक चीज लेकर घुमा रहे हैं, उसको ब्रेक अवे करने के लिए उसको एक स्पीड चाहिए होती है, तो फिजिक्स का लॉ है। अगर आप वो नहीं अप्लाई करेंगे तो स्टेट ब्रेक नहीं कर पाएगी। ये जो इनर्शिया में इस वक्त हम रिफॉर्म को घुमा रहे हैं, वी डू समथिंग, बट उसका जो इफेक्ट है वो तभी नजर आएगा क्वालिटी बहुत बेहतर हो। और आखिर में गुजारिश है, ये सब करने के लिए थोड़ा रिलाई करें लोकल एक्सपर्टीज पे। मैं बार बार कहता हूं, किसी मुल्क ने कभी भी तरक्की नहीं की। इंडिया की मिसाल ले लें, ईस्ट एशिया में जनरल पाक थे, उन्होंने अपना जो क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बोर्ड था उसको मुस्तहकम किया। ली कुआन यू ने प्रोफेशनलाइज किया था अपनी ब्यूरोक्रेसी को। फिलीपींस ने 21 इकोनॉमिस्ट को डिप्लॉय किया था। मुझे कोई बता दे कि कोई बाहर से लाकर किसी ने ये काम किया हो, तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। एक आखिरी सवाल खाकान साहब के, इंटरेस्ट रेट 22% पर था, हम देखते थे कि बहुत एक्टिविटीज श्रिंक हो रही हैं, उसको नीचे लाया गया, लेकिन कोई खातिर खौफ फायदा में नजर नहीं आया। अब इसको सिंगल डिजिट में लेकर आए तब इसका इंटरेस्ट रेट जो है उसको सिर्फ कम करना इज नॉट द इशू। अभी मैंने आपके सामने मिसाल रखी है कि अगर 70 लाख पाकिस्तान में मेनली एसएमईज हैं और 2,93,000 इज द एग्जैक्ट नंबर, उनके पास फॉर्मल फाइनेंस है, तो इंटरेस्ट रेट आप कुछ भी कर दें, वो 3 लाख से ऊपर तो उनके पास है ही नहीं है, 4% के पास है, बाकियों के पास है ही नहीं है। मैं इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन में तब जाऊंगा जब पहले फॉर्मल फाइनेंस बढ़ेगा इन पे। सो उनको करने के लिए आपको सारी डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी और मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू गेट लोन्स, मेकिंग देम कि उनकी जो रिसीट्स हैं वो फाइनेंस की जा सकें, ना कि सिर्फ आप वो कोलैटरल ढूंढते रहें, होगा नहीं उनके पास। सो फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल्स को किस तरह एक्सेलरेट करना है, वो टाइमिंग क्या करनी है, क्योंकि आप कर नहीं सकते उसके बगैर। इससे क्या मतलब है, पाकिस्तान की जो इस वक्त की फाइनेंसिंग है वो लार्जर ग्रुप्स और गवर्नमेंट इसमें फंस गई है। इसमें से निकलना किस तरह है, और ये एसएमईज और पाकिस्तान की आईटीईएस और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को कैसे फाइनेंस करना है एट द राइट टाइम, सो दैट मैकेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, सही बीज, वो ये सब कुछ कर सकें। नाउ डूइंग दिस बैंक्स विल ओनली गेट इंसेंटिवाइज्ड। सो ये सारा याद रखेंगे, मैंने आज जितनी गुफ्तगू की है इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पे बेस करके की है। अगर इंसेंटिव ही नहीं होगा और सरकार सबसे बड़ी बोरोवर होगी तो बात बनेगी नहीं। सो पुशिंग दिस, नजिंग दिस रिक्वायर्स द राइट इंसेंटिव सिस्टम। ये सारा काम
आई एम श्योर कि सेंट्रल बैंक में देयर आर रियली गुड फोक्स जो कि समझते हैं इस चीज को और वो करेंगे। और जैसे जैसे आपकी पैदावारी सलाहियत ठीक होगी, इन्फ्लेशन एंकर होना शुरू होगी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, तो अगर ये 5 से 7% के दरमियान वाकई एंकर हो जाती हैं तो फिर आपको थोड़ा सा रूम और इंटरेस्ट रेट को लॉन्गर टर्म के लिए कम करने का नजर आ जाएगा। अभी वो नजर आ नहीं रहा। खान नजीब साहब साबिक मुशीर बराए वज़ारत ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।